बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे और डेली यूज के कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब कि ये सिर्फ सेंटेंसेज नहीं है। इन सेंटेंसेस को बोलने के पीछे तात्पर्य क्या है, हम इनके स्ट्रक्चर से समझें और इनमें यूज होने वाली ग्रामर को समझें। ज़्यादा कोई रूल्स वगैरह नहीं है, तो इनके थ्रू हमें सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब काम से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। जैसे किसी फ्रेंड ने कह दिया, दूसरे फ्रेंड से कह रहा है कि भैया जब काम से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। तो लॉजिक समझना है, इस सेंटेंस को ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या ग्रामर है और क्या लॉजिक है। सिंपल कह के देखिए, कॉल मी। नॉर्मल कह दिया, मुझे कॉल कर लेना व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क। देखिए, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क, क्योंकि देखिए ऊपर वाले में हमारे माइंड में क्या आता है, कॉल करना फ्री हो जाओ तब। हम फ्यूचर की भले बात कर रहे हैं कि भैया फ्यूचर में मुझको कॉल करना, दोनों के दोनों सेंटेंसेस जब फ्यूचर के हैं। सो कॉल मी व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम वर्क। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट है, बट इट इज नॉट स्पोकन दिस वे इन इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाएगा। तो नॉर्मल क्या है कि भैया नॉर्मल स्टेटमेंट को, कनेक्शन, सिचुएशन को पकड़िए। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क इन फ्यूचर, यानी कि आफ्टर सम टाइम। तो ये एक लहजा हुआ कहने का। आप इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, गिव मी अ कॉल। ये और ज्यादा कंसाइज वर्जन हो गया कि भैया ये स्पेशली आपने कह दिया कि फोन पे बात कर लेना। सो गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर डन। व्हेन यू आर डन हम कहां पर कह रहे हैं, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, आप इसी चीज को कहिए, गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर डन विद योर वर्क। आई एम डन, आर यू डन ऐसी कंडीशन में किया जाता है जब आप फारिग हो गए या फ्री हो गए किसी चीज से। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं, आर यू डन विद कुकिंग, यानी आपने खाना वगैरह बनाने का सारा काम कर लिया। मैं ऐसे कह सकता हूं, हैव यू डन कुकिंग, राइट। आर यू डन विद कुकिंग जब मैंने कह दिया तो मैंने कहा ये काम से आप फ्री हो, राइट। सो गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर डन, यानी जब आप फ्री हो जाओ काम से तब मुझे कॉल कर लेना, राइट। फारिग हो जाना कुल मिला करके। सो गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर डन विद योर वर्क, या फिर इतना कह के छोड़ दिया जाएगा, गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर डन। तो ये बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो ये हमको आदत में आने लग जाते हैं सेंटेंसेस। अगर आपको किसी से कहना पड़े भैया फ्री होके कॉल कर लेना, तो अब देखिए इसी चीज को आप बनाने की कोशिश करिए अपने तरीके से, सेंटेंस को किसी और शब्दों में बोल करके देखिए। आप एक और तरीके से बोल के देखिए, सो गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट ऑफ वर्क। गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट ऑफ वर्क। ऑफ वर्क भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉमन एक एक्सप्रेशन है बताने के लिए कि फ्री होना काम से। तो गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट ऑफ वर्क, यानी कि जब आप काम से फ्री हो जाओ। आप कह सकते हैं गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर ऑफ वर्क, गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर ऑफ वर्क। तो जब हम बार बार बोलेंगे व्हेन यू आर डन, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क, व्हेन यू आर ऑफ वर्क, तो पता चल जाएगा कौन सी ग्रामर यूज होगी। आर यूज हो रहा है, भले मैं फ्यूचर में कॉल करने के लिए कह रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक स्ट्रक्चर, एक सिचुएशन में कई सारे सेंटेंसेस सुनने होते हैं तो समझ में आ जाता है लॉजिक यहाँ क्या ग्रामर लगेगी। सो गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट ऑफ वर्क, यानी जब आप काम से फ्री हो जाओ तब मुझे कॉल करना। अब जैसे इसी के बेसिस पे एक और सेंटेंस बोल करके देखिए। आप कह के देखिए, लेट्स मीट अप आफ्टर यू गेट ऑफ वर्क, यानी कि जब काम से फ्री हो जाओ तब मिलते हैं। सो लेट्स मीट अप आफ्टर यू गेट ऑफ वर्क। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक सेंटेंस मैं आपको दूं बनाने के लिए इसके बेसिस पे। देखिए, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स यूज करे जा सकते हैं। एक सेंटेंस बनाइएगा कि मैं अक्सर काम से फ्री होने के बाद जिम जाता हूं। मैं अक्सर काम से फ्री होने के बाद जिम जाता हूं, राइट। इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, राइट। इसमें भी एक काम खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है या करा जाता है, राइट। सो मैं अक्सर काम से फ्री होने के बाद जिम जाता हूं। आप कोशिश करिए सेंटेंस बनाने की और आप खुद से समझिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाइएगा कि आपका सेंटेंस करेक्ट है, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। सो और एक और चीज है कि इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया स्ट्रक्चर, आपको लगता है इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, तो प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। हम उसको चेक करेंगे ठीक है या गलत है। जैसे, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। अब मुझे अगर किसी से पूछना ही पड़ गया, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, मान के चलिए किसी ने फोन ही कर लिया, किसी ने कहा भाई इधर आ जाओ थोड़ी देर मिल लो। पूछना है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। वी कैन नॉट यूज ऑल हिंदी वर्ड्स इन आर इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश के सेंटेंस में सारे वर्ड्स यूज नहीं होंगे। नॉर्मल इसको कहने का एक तरीका है, डू यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, डू यू वांट समथिंग फ्रॉम मी। ये एक नॉर्मल कहने का तरीका है कि, लेकिन अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अजीब सा साउंड कर सकता है। लेकिन नॉर्मल, अगर क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, सो डू यू वांट समथिंग फ्रॉम मी। या फिर इसको और फिर पोलाइटली कैसे बोला जाएगा, थोड़ा घुमा के कैसे बोला जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर्स हमको पता होने चाहिए। आप इस तरीके से बोल सकते हैं किसी के साथ, कह सकते हैं, इज देयर एनीथिंग यू नीड फ्रॉम मी,
इज देयर एनीथिंग यू नीड फ्रॉम मी, यानी कि कुछ आपको काम है, कुछ ज़रूरत है। कुल मिला के जब हम कहते हैं कि हम उससे कोई काम है तो डेफिनेटली हम उसकी ज़रूरत की बात कर रहे होते हैं। तो इज देयर एनीथिंग यू नीड फ्रॉम मी, राइट, क्या मुझसे कोई काम है आपको। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों में फीलिंग अलग अलग है। रिपीट करेंगे, सिचुएशन में समझ जाएंगे कि कौन से सेंटेंस की क्या फीलिंग है। आप ऐसे कह दीजिए, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग। मान के चलिए किसी बंदे ने कहा आपसे कि भैया थोड़ी देर मिलो, आपको पूछना है क्या मुझसे कोई काम है, डू यू नीड एनीथिंग, क्या कोई काम है, या फिर कैन आई गेट यू एनीथिंग। ये एक नॉर्मल घुमा के मैंने जबरदस्ती का लिख दिया था, कैन आई गेट यू एनीथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। एनीथिंग की जगह पे आप समथिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग और समथिंग में केवल छोटा सा डिफरेंस है, इसके बाद समझिएगा। इज दिस समथिंग यू वांट फ्रॉम मी, इज दिस समथिंग यू वांट फ्रॉम मी। एनीथिंग मतलब है ब्रॉड और समथिंग का मतलब है स्पेसिफिक, बस इतना सा फर्क है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपके दिल्ली जाने का क्या हुआ, हमें पूछना है किसी से, किसी ने मुझे बता रखा है कि भाई आप दिल्ली जाने वाले थे, आपके दिल्ली जाने का क्या हुआ। एक चीज़ और है, देखिए मैं आपका 1 मिनट लूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो डालते हैं। ओके, 300 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखने के बाद 10-12 सेशन देखेगा, पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी आपको, राइट। और दूसरा, सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी रात प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप चाहें। तो ग्रुप में आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जब चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं अनलिमिटेड। और फिर शाम को लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी, तो वहाँ पर we simply come together every evening and we discuss some complicated grammatical rules and sentence structures for 2 hours। 2 घंटे डिस्कशन करते रहते हैं, इस सेंटेंस को कैसे बोलें और कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे बोला जा रहा है तो क्या फीलिंग बदल रही है, किसी ने कोई लिटरल रूल सुना, ग्रामर समझ नहीं आ रही, तो जब डिस्कशन में बैठेंगे 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए, पूरे डाउट्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में डालने के लिए भैया बोलना पड़ेगा, गलत बोलने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स यहाँ मिल जाएंगे, वो बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, खुद से आदत पड़ जाएगी, राइट। सो और सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस नहीं चार्ज करते हम। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में तब तक आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, राइट। सो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो आपके दिल्ली जाने का क्या हुआ, तो डेफिनेटली हम सारे शब्दों को यूज़ नहीं कर सकते, आप सिंपल बोल करके देखिए, व्हाट्स द अपडेट ऑन योर दिल्ली ट्रिप, व्हाट्स द अपडेट ऑन योर दिल्ली ट्रिप। एक तरीका आपको यहाँ पर ये याद हो गया, राइट। अब मान के चलिए सिचुएशन कहीं और दूसरी है, तो आपको ये भी कहना पड़ सकता है, व्हाट अबाउट योर दिल्ली ट्रिप। मान के चलिए कोई बंदा आके कहे भाई आई एम गोइंग टू मुंबई नाउ, पहले दिल्ली का प्लान था, मैं जाके घर जाके कह दूँ कि भैया आई एम गोइंग टू मुंबई नाउ, राइट। अब वाइफ पूछ सकती है व्हाट अबाउट योर दिल्ली ट्रिप देन, दिल्ली ट्रिप का क्या हुआ, राइट। या व्हाट्स द अपडेट ऑन योर दिल्ली ट्रिप, वहां पे मजा नहीं आएगा। अगर वहां कह दे वो मैंने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई नाउ, वो ये नहीं कह सकती व्हाट्स द अपडेट ऑन योर दिल्ली ट्रिप। व्हाट्स द अपडेट ऑन योर दिल्ली ट्रिप हम वहां पर कहेंगे कि भैया प्लान था, अभी तक आप जाते नहीं दिख रहे कहीं। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी जो सब्टल से डिफरेंस है, ये क्या है, ये ग्रामर का पार्ट है, ये एक्शन में हमको समझना होता है। 300 करीबन स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है सीखने का। या फिर पूछ के देखिए व्हाट हैपेंड टू योर दिल्ली ट्रिप, तीनों में छोटा सा फर्क है, राइट। फीलिंग का हल्का सा फर्क है, हालांकि ये तीनों सेंटेंसेस इंटरचेंजेबल आप यूज कर सकते हैं टू कन्वे द सेम मीनिंग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी इसके बारे में थोड़ा और सोचूंगा, इसके बारे में अभी थोड़ा और सोचूंगा। सो आई नीड टू थिंक अ लिटिल मोर अबाउट इट, आई नीड टू थिंक अ लिटिल मोर अबाउट इट। पोर्शन तोड़ तोड़ के बोल दीजिए, बस थोड़ा और सोचूंगा। यहाँ पर मैंने बता दिया, जरूरत लग रही है मुझे ऐसी महसूस, मैं ऐसे कह सकता हूँ आई हैव टू थिंक अ लिटिल मोर अबाउट इट, जरूरी लग रहा है मुझे, गेटिंग माय पॉइंट। या फिर आई वांट टू थिंक अ लिटिल मोर अबाउट इट, सोचना चाहता हूँ थोड़ा और इसके बारे में, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ग्रामर थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, नीड, थिंक, वांट, हैव टू, ये चीजें तो बदलती रहेंगी। सो आई नीड टू थिंक अ लिटिल मोर अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा और सोचूंगा। या आई नीड टू स्लीप ऑन इट, ये अपने आप में ईडीएम है, थोड़ा इसके बारे में सोचूंगा, गंभीरता से अगर मैं विचार करूंगा तो आई नीड टू स्लीप ऑन इट, मैं थोड़ा इसके बारे में पहले सोचूंगा। आपका ये आई नीड टू थिंक ओवर इट, मुझे दोबारा से इसके बारे में सोचना है, आई नीड टू थिंक ओवर इट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब वहां जाओ तो ज्यादा दिन मत रुकना, फिर से वही वाला आ गया सेंटेंस जो ऊपर हमने यूज किया था, साउंड करता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। जब वहां दोबारा जाओ तो ज्यादा दिन मत रुकना, दोनों के दोनों चीजें फ्यूचर की है, लेकिन बिल्कुल भी फ्यूचर का इस्तेमाल ही नहीं होगा इंग्लिश में, राइट। बोलने का लहजा कैसे याद आएगा, बार बार सुनेंगे। सो व्हेन यू गो टू दिल्ली या फिर व्हेन यू गो देयर, डोंट स्टे टू लॉन्ग। सी व्हेन यू गो टू दिल्ली, जब दिल्ली जाओ, डोंट स्टे टू लॉन्ग देयर। यानी मैं अपन पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में बोल दिया गया, तो ये लहजा है इंग्लिश में बात करने का। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बाल्टी थोड़ा आगे खिसका दो,
बाल्टी रखी हुई है सामने, ये बाल्टी थोड़ा सा आगे खिसका दो, बोल करके देखिए, ड्रैग द बकेट अ लिटिल फॉरवर्ड। ड्रैग दिस बकेट और दा बकेट में कोई फर्क नहीं, दिस मतलब ये वाली खिसका दो, दा मतलब बाल्टी को इंपॉर्टेंस दे दी है, राइट। सो ड्रैग द बकेट अ लिटिल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे खिसका दो, राइट। अगर मुझे कहना पड़े लेफ्ट की साइड पे खिसका देना थोड़ा सा, मैं बैठा हूँ यहाँ, लेफ्ट की साइड पे खिसका दो थोड़ा बाल्टी, तो कैसे बताएंगे, तो लेफ्ट वर्ड नहीं कह सकते हैं ना, आपको कहना पड़ेगा ड्रैग द बकेट अ लिटिल टू द लेफ्ट। ग्रामर लगभग वही रहेगी भाई, ड्रैग करने को कह रहे हैं, मूव करने को कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं मूव द बकेट अ लिटिल, थोड़ा, टू द लेफ्ट, राइट। तो डायरेक्शंस का पता चलना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहा जा सकता है, टू द लेफ्ट टू द राइट कहा जा सकता है। अगर आपको कहना पड़े कि भाई बाल्टी थोड़ा सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ थोड़ा खिसका दो, तो क्या कहेंगे आप, ड्रैग द बकेट, या फिर कह सकते हैं मूव द बकेट अ लिटिल टू द राइट, थोड़ा इस तरफ सीधी तरफ खिसका दो, राइट। अगर आपको कहना पड़े कि पीछे की तरफ खिसका दो, तो आप कह दीजिए ड्रैग द बकेट अ लिटिल बैकवर्ड। तो रिपीटेशन का सारा गेम है, आपको फॉरवर्ड पता चल गया, उसके बाद में अंदाजा लग जाएगा, अच्छा बैकवर्ड कह सकता हूँ, टू द लेफ्ट पता है तो टू द राइट भी कहा जा सकता है। अब मान के चलिए कोई कोई बंदा कोई पिक्चर लटका रहा है दीवार पे, आपको कहना है थोड़ा और ऊपर बढ़ा दो, कोई बंदा पिक्चर लटका रहा है, मैं कोई फोटो फ्रेम में पिक्चर है, अब मैं उसको थोड़ा सा दीवार पे लटकाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको कहना है इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लटकाओ, राइट। तो आप बताइए कि किस तरीके से आप इंडिकेट करेंगे, प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, लिखिएगा जरूर, गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, बट प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो। देखिए पार्टिसिपेट करिए, अपने इंग्लिश को टेस्ट करिए और दूसरों को कॉपी मत करिएगा, किसी ने लिख रखा है तब भी लिखिए, ओके। तो लिखना है, मान के चलिए मैं एक तो कोई पिक्चर लटका रहा हूँ, आपको किसी भी व्यक्ति को कहना है इसे थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ा दो या खिसका दो या लटका दो, ऊपर की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करनी है सेंटेंस में, ओके। सो लिखने के बाद अगला सेंटेंस देखिएगा, जैसे कि खुद खिसका लो, खुद खिसका लो। अगर हमको कहना ही है खुद खिसका लो, तो ये शब्दों का कोई ट्रांसलेशन थोड़ी ना है, डिपेंड करेगा कहाँ सिचुएशन है, बस ग्रामर यही है, ड्रैग इट योरसेल्फ, मूव इट योरसेल्फ, दोनों कहे जा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं भैया खुद इसी काम को कर लो, तो डू इट ऑन योर ओन। सो तुमने अभी तक मुझे कितने पैसे उधार दिए हैं, नाउ वाइफ ने कहा हस्बैंड से, तुमने अब तक मुझे कितने पैसे उधार दिए हैं। फीलिंग को समझिए, तोड़ तोड़ के पोर्शन समझ जाएंगे, 300 पोर्शन है केवल। सो हाउ मच मनी, कितने पैसे, हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी, दे चुके हो सो फार। हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी, लेंड का मतलब होता है उधार देना, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द वर्ड हैव हियर इन दिस सेंटेंस, राइट। सो हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी सो फार, सो फार यानी कि अभी तक, जब से तुमने देने शुरू करे थे तो अब तक तुमने मुझे कितने पैसे उधार दिए। हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी सो फार, कल भी हमने इस्तेमाल किया था सो फार अंटिल नाउ, आप यहाँ अंटिल नाउ भी कह सकते हैं, हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी अंटिल नाउ, अभी तक आप मुझे कितने पैसे दे चुके हैं, अंटिल नाउ सो फार दोनों का मतलब है इस वक्त तक, पहले से, राइट। सो हाउ मच मनी हैव यू लेंट मी अंटिल नाउ, अब तक कितने पैसे दे चुके हो उधार। मैंने तुम्हें कई बार पैसे दिए हैं इसलिए मुझे सारे पैसे याद नहीं है। अब मैंने अगर कई बार दिए हैं तो ये कई बार अलग है, ऑफन का मतलब भी कई बार होता है, मैनी टाइम्स का मतलब भी कई बार होता है, और सेवरल टाइम्स का भी मतलब कई बार होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पर इस वाले कई बार को इंडिकेट कर रहा है, जब हमने सारे शब्द अलग अलग सिचुएशन में सुने होंगे, राइट। सो मैंने तुम्हें कई बार पैसे दिए हैं, मुझे सारे पैसे याद नहीं है, तो आई हैव गिवन यू द मनी सेवरल टाइम्स, यहाँ पर सेवरल टाइम्स आएगा, अलग अलग समय पर दिए हैं तो सेवरल, राइट। सो आई हैव गिवन यू द मनी सेवरल टाइम्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, I've given you the money several times. I don't remember the exact amount, यानी मुझे exact amount याद नहीं है। I don't remember the total. I don't know the total. तो ये तो हमने सारे शब्द इस्तेमाल किए, ग्रामर वही रहेगी, right? I've given you the money several times, but I don't know the total. पूरा टोटल मुझे याद नहीं है, I don't know the full amount। तो वो शब्द आगे पीछे होते रहते हैं, बदले जा सकते हैं, बस रूट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। अगला सेंटेंस देखिए, एक अंदाजा बताओ अब तक कितने दे दिए होंगे। अब इसके पीछे फीलिंग है, हम अंदाजा लगाने के लिए कह रहे हैं कि अंदाजा लगाओ अब तक कितने दे दिए होंगे। वाइफ ने कह दिया कि आई हैव गिवन यू द मनी सेवरल टाइम्स, कई बार दे चुकी हूँ। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। अब हस्बैंड ने कहा एक अंदाजा बताओ अब तक कितने दे दिए होंगे। तो गिव मी एन एस्टिमेट, गिव मी एन आइडिया, गिव मी एन एस्टिमेट, गिव मी एन आइडिया हाउ मच यू माइट हैव गिवन, how much you might have given।
तो गिव मी एन आइडिया हाउ मच यू माइट हैव गिवन। माइट हैव गिवन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि हाउ मच यू माइट हैव हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में कुछ किया गया होगा उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर पास्ट में कुछ हुआ है उसका जब मैं अंदाजा लगा रहा हूं तो हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो गिव मी एन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट दो मुझे, हाउ मच यू माइट हैव गिवन मी इन द पास्ट। पास्ट में कितने दे चुकी होगी तुम उस वक्त का अंदाजा लगाओ, राइट। लुक एट, समझ आया? लुक एट, और कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती, कहीं भी कंफ्यूजन रह जाता है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, हम रिप्लाई करेंगे। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसको एक और तरीके से बोल करके देखिए, गिव मी एन एस्टीमेट हाउ मच यू थिंक यू हैव गिवन मी। गिव मी एन एस्टीमेट दूसरे तरीके से कह दिया, हाउ मच यू थिंक यू हैव गिवन मी, यानी कि तुम्हें क्या लगता है कितने दे दिए तुमने मुझको। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे अंदाजा लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। गिव मी एन एस्टीमेट हाउ मच यू थिंक, तुम्हें कितना लगता है कि दे दिए होंगे तुमने मुझको, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ना 18,000 तब दिए थे जब आपके पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। 18,000 तब दिए थे जब आपके पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो पैसे अगर कम पड़ते हैं तो भी आर शॉर्ट ऑफ मनी। सिंपल कह करके देखिए, आई गिव यू 18,000, आई गेव यू 18,000, 18,000 दिए थे व्हेन यू वर शॉर्ट, जब आपके पास कम थे, व्हेन यू वर शॉर्ट बाय 18,000 टू बाय अ लैपटॉप। तो आई गिव यू 18,000 व्हेन यू वर शॉर्ट ऑफ 18,000 टू बाय अ लैपटॉप। ऑफ 18,000 बाय 80,000 कहा जा सकता है। सो आई गिव यू 18,000 व्हेन यू वर शॉर्ट बाय 18,000 टू बाय अ लैपटॉप। यहाँ हमने दो बार 18,000 यूज कर लिया है, लेकिन इसको और इजी तरीके से आप कह सकते हैं, आई गिव यू 18,000 व्हेन यू वर शॉर्ट ऑन मनी, व्हेन यू वर शॉर्ट ऑफ मनी टू बाय अ लैपटॉप। ठीक, व्हेन यू वर शॉर्ट ऑफ मनी, ऑन मनी दोनों कहे जा सकते हैं। व्हेन यू वर शॉर्ट बाय 18,000 कहा जा सकता है। तो एक बार में अगर समझ नहीं आए, कंफ्यूजन हो रहे हों, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बार बार सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, समझ में आ जाएगा बाय कहाँ इस्तेमाल होगा, ऑफ कहाँ इस्तेमाल होगा, ऑन कैसी कंडीशन में इस्तेमाल होगा।